चलिएगा मित्रों, स्वागत है। मैं अमित सर आपके साथ हिंदी व्याकरण की एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वर्णमाला। चलिएगा, प्रयास करते हैं हम इसको सीखने में और शुरू करते हैं वर्णमाला के बारे में। जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला में हम लोग शुरुआत ही करते हैं कहाँ से? वर्णमाला से। तो हमको पहले वर्णमाला को समझना है कि ये हमारी वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला को समझने के लिए हमको क्या करना है? छोटी सी परिभाषा याद रखना है। वो ये है कि वर्णमाला क्या है। तो क्या याद रखना है कि वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या याद रखना है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। इतनी सी बात याद रखना है वर्णमाला की परिभाषा के बारे में। तो ये तो हमारी वर्णमाला की परिभाषा हो गई कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अगली बात करते हैं, जैसे अगली बात करें कि अब कुल वर्ण कितने हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चर्चा हम अभी करेंगे। तो पहली बात कि जब सवाल आता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, क्या सवाल आए? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या सवाल पूछता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 52 होना चाहिए। तो हमारे स्वर कितने हैं? 52 अर्थात 52 होते हैं। ये हमें याद रखना है। अगली बात क्या याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक हम छोटा सा अंतर समझेंगे। क्या अंतर समझेंगे? यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग किया गया है, एक तो मौखिक का प्रयोग किया गया है, एक लिखित का। इनमें आप समस्या नहीं लें या डाउट ना करें। क्या कैसे याद रखना वो समझ लो। आप तो ऐसे याद रखो कि हमारी जो वर्तमान की लिपि है उसका नाम है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो हम लोग देवनागरी लिपि के हिसाब से यदि बात करते हैं तो क्या याद रखना है? देवनागरी लिपि में हम कुल वर्ण जो हैं वो 45 मान रहे हैं। ठीक है, अगली बात समझ लो। अगली बात क्या समझ लें कि जब हमसे सवाल पूछा जाता है कुल वर्णों की संख्या, तो हमारा एक आंसर होगा 45। और कभी पूछ ले हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, और ये जो 45 है ये है किस आधार पर? मौखिक आधार पर, बोलने के आधार पर। क्या क्या, कौन कौन से वर्ड बोलने के आधार पर? जैसे 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, तो इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो संख्या हमारी 45 अर्थात 45 होती है। ठीक है, दो बातें हो गई। अगली बात करते हैं। अगली बात करें तो अब बात, ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और लगातार परीक्षा में पूछे भी गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बताओ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बताओ। तो हमको क्या बताना है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पे? तो देखो, जब सबसे पहले सवाल एक पूछ ले कि सबसे छोटी इकाई बताओ, तो हमारा आंसर ध्वनि होना चाहिए। जब पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आंसर क्या? ध्वनि। यदि वो थोड़ा सा कंडीशन लगा के दे दे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या पूछे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो लिखित इकाई के तौर पे हम आंसर करेंगे वर्ण। क्या कर देंगे? वर्ण करेंगे। और जब सवाल पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो ध्वनि। क्या? ध्वनि। क्योंकि हम अभी आगे चल के वर्ण की परिभाषा की बात करेंगे, तब इस बात को समझेंगे भी कैसे है। तो हम अभी यहाँ से समझ लो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वो वर्ण होने का आधार क्या है? लिखित रूप में। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि। इसका आधार क्या है? मौखिक। अगली बात समझो, हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। अब इसके पहले हम वर्ण की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि वर्ण है क्या। तो सुनते हैं जरा वर्ण के बारे में, वर्ण को कैसे याद रखना है। वर्ण को हम ऐसे याद रख सकते हैं। एक बात समझना जरा थोड़ा सा ध्यान से, क्या कि जब हम कुछ बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से बताना जरा ध्वनि उत्पन्न होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो जब मैंने या किसी ने बोला तो उसके बोलने से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि जो उत्पन्न हुई थी, और उसी ध्वनि को आप क्या कर दो? लिखित रूप प्रदान कर दो। कैसा रूप प्रदान कर दो? लिखित रूप प्रदान कर दो।
जब हम ध्वनि को लिखित रूप प्रदान कर देते हैं तब वह संरचना क्या कहलाती है मित्रों? तब वह कहलाती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा समझ गए कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखना है। आगे की बात करते हैं। तो अगली बात देखें कि अब बात आती है कि जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि हमारी वर्णमाला के दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? तो ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं, काफ़ी वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन, तो इनके बारे में ही हम यहाँ से अब चर्चा करेंगे। स्वर क्या है? अच्छा, अब एक बात समझना कि हम लोग स्वरों को क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। लगातार पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण इसलिए हम याद रखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश एसआई हो या राज्य की एसआई परीक्षा हो या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, वहाँ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अच कहलाते हैं या अच कहते हैं, तो स्वर को कहते हैं। अच्छा, हम ये सब पढ़ने के बाद, पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, इन सब का एक एमसीक्यू, एक ऑप्शनल की प्रैक्टिस कर लेंगे 25, 30, 50 सवालों की, तो हमारी ये सभी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो स्वर क्या है। तो स्वर क्या है कि वे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हों, जब हम उनको क्या करते हो? बोलते हों, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय क्या हो, किसी अन्य वर्ण की, अन्य ध्वनि की आवश्यकता ना पड़े या उनके उच्चारण या बोलने में किसी प्रकार का अवरोध ना आए या रुकावट नहीं आती, उनको कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अब ये तो परिभाषा होगी छोटी सी सरल सी। क्या होती है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में अवरोध रुकावट नहीं होती, वह कहलाते हैं स्वर। ठीक है, अब देखो सवाल यहाँ से क्या बनते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल बनता है, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13। वैसे तो ये मान्य क्वेश्चन ज़्यादा अपन कहें नहीं, एक शब्द का प्रयोग करते वैलिड, उतना मान्य नहीं है, उतना सही नहीं है, लेकिन कुछ परीक्षा जो है वो 13 आंसर मानती हैं। कब? कंडीशन क्या देगा? कुल स्वर देगा तब। तो जब जब सवाल कुल स्वर से आता है, ऑप्शन में 13 है, तो आंसर 13 सही हो जाता है। ठीक है, अब पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात क्या याद रखना है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, यहाँ पे स्वर्णों लिख गया है, ये स्वर है। क्या है? स्वर है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कभी पूछता है तो हम बताते हैं, या फिर कभी सवाल पूछ ले कि देवनागरी के हिसाब से, हमारी लिपि है देवनागरी लिपि है, कभी देवनागरी लिपि के हिसाब से पूछ ले कितने स्वर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 10। कौन कौन से नहीं हैं? तो मैंने लिखे हैं कोष्टक में, री, अंग, अह, ये स्वर नहीं होते। या ऐसा कह लो, अंग, आहा तो अयोगवा हैं अपने आप में। री आपका वर्ष 2003 से अमान्य घोषित कर दिया गया। तो ये बातें हमें याद रखना। अगला सवाल कभी आ जाए कि स्वरों की संख्या बताओ, तो स्वरों की संख्या 11 भी होती है। कितनी होती है? 11। ठीक है, ये स्वरों की, ये वास्तविक स्वर हैं 11। अब 11 वास्तविक स्वर कैसे हो गए? आ से लेकर के औ तक ये, और इनके साथ क्या शामिल हो जाएगा? री भी कहते हैं इसको हम। तो ये आ से लेकर औ तक इनकी संख्या 10 होती है, और 10 में हम एक और री जोड़ देंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11। तो हम ये भी आंकड़े याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बता दें 11 होती है। ये लिखा फैक्ट भोलानाथ तिवारी के द्वारा वर्ष 2003 में री को हटा दिया गया था, तो ये देवनागरी में मान्य नहीं है। तो इस हिसाब से हम कितने मानते हैं? यहाँ पे लिखा है 10 मानते हैं, जब शामिल नहीं होती। तो ये अलग अलग कंडीशन, देखो तीनों पर स्टार लगाए, मोस्ट टाइम के सवाल हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो हमको यहाँ से बात याद रखना है कि ये तीनों एज इट इज क्वेश्चन के रूप में लिखें। ये बात अब आपको याद रखना है कि ये परीक्षा में कैसे आती है। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। अगली बात देखें, अगली बात करें कि साहब स्वरों का वर्गीकरण और तरीके देखते हैं, किस तरीके से इसको विभाजित करते हैं। तो देखो, उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कि एक शब्द आता है, कई बार आप लोग पढ़े होंगे कि मात्रा क्या है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मात्रा क्या है। मात्रा कुछ नहीं है, या ऐसा कह लो कि मात्रा की क्या पर कुछ नहीं है का मतलब ये है कि मात्रा कुछ है नहीं। मात्रा बहुत बड़ी संरचना है अपने आप में, लेकिन आपको एक छोटी सी परिभाषा बता रहे हैं कैसे, कि मात्रा वह होती है कि जब किसी वर्ण को हम बोलते हैं या हम उसका क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो बोलते हैं या उसका हम उच्चारण करते हैं, तब लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब जरा समझना, हम यहाँ पे लिख दें, जैसे अपन ने लिखा कि एक शब्द लिख दें, अपन क्या लिखें? अपन लिखा जैसे रम लिखा, मान लो
और यहीं लिखें फिर राम। अब जरा बताना कि ये लिखा रम और फिर लिखा राम, इन दोनों के उच्चारण में समय ज़्यादा कहाँ लगेगा? तो हमें स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने रा के बाद दीर्घ स्वर का प्रयोग किया है। कैसे स्वर का प्रयोग किया है? दीर्घ स्वर का प्रयोग किया है। तो बस इसी आधार पर हमें यहाँ पे स्वरों का विभाजन भी करने वाले हैं। तो जरा समझते हैं, देखें जरा बात करें कि एक तो लघु स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, एक संयुक्त स्वर होते हैं। 3 तरह के स्वर होते हैं। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर, और संधि स्वर के 2 उपभेद होते हैं जिसमें हम कहते हैं दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हम फिलहाल बात करते हैं लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर, कुछ भी कह लो, नाम अलग अलग हैं लेकिन है एक ही चीज़। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और उनके लिखने पर एक मात्रा लगाई जाती है, ठीक है, उनको कहते हैं मूल स्वर। ऐसा भी कह सकते हैं कि मूल स्वर से ही या मूल स्वर से मिलकर के ही अन्य सभी वर्णों का निर्माण होता है, वह कहलाते हैं हमारे क्या? मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अपन हमारे उदाहरण लिखे अ, ई, उ, ये 3 स्वर हम जानते हैं, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। ई की मात्रा जानते हैं, छोटी ई की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। ये सभी लघु स्वर हैं, छोटी मात्राएं लगाई जाती हैं। तो कभी भी आपसे सवाल पूछ ले लघु स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं, तो हम बता देंगे। और इन स्वर से ही सभी स्वरों की उत्पत्ति भी होगी, ये भी याद रखना है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है मूल स्वरों की संख्या। अब लड़के टेंशन में, यस तो कितने लगा दें? तो आंसर कितने? 3, अ, ई, उ, ये कहलाते हैं मूल स्वर, ठीक है। अब देखो अगली बात, दीर्घ स्वर क्या है, द्विमात्रिक स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक स्वर को समझ लो। दीर्घ माने होता है बड़ा, लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, द्विमात्रिक माने 2 मात्राएं। अभी एक मात्रिक की बात कर रहे थे, अब द्विमात्रिक की बात कर रहे हैं। तो द्विमात्रिक माने 2 मात्रा लगेंगे। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है और उनके लिखने पर, बोलने पर 2 मात्राओं का प्रयोग या दीर्घ मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब ये हैं कौन कौन से? सामान्यतः हैं तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इन्हीं के साथ में हम यहाँ पे एक प्रकार के स्वर की बात और कर लेते हैं जिनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। कौन से स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ए, ऐ, ओ और औ, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ, औ। कभी सवाल आ जाए परीक्षा में, निम्न में से बताओ संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए ए, ऐ, ओ और औ, ये कहलाते हैं अपने संयुक्त स्वर, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है मित्रों। अब देखो एक और तीसरे प्रकार के स्वर हैं, हालांकि इनका प्रयोग हम कहाँ नहीं करते, हिंदी में नहीं करते, संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता था। और ये भी जानते हैं क्योंकि संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत भाषा का व्याकरण से ही हिंदी भाषा का व्याकरण बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो कॉमन मिलेंगी। प्लुस स्वर, हाँ यहाँ पे त्रिमासिक है, ये त्रिमात्रिक है, मासिक नहीं है, त्रिमात्रिक स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। त्रैमात्रिक लिखने का सामान्य तरीका ऐ, त्रैमात्रिक स्वर, ठीक है, ये बात हम यहाँ से याद भी रखेंगे। अगली बात देखो, तो ये प्लुस स्वर या त्रैमात्रिक क्या है उसको समझते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्यता से लघु स्वर, दीर्घ स्वर, इनसे दोनों स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। प्लुस स्वर की सामान्यता आकृति इस प्रकार की होती है। ये हमारी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे नाम ये सही नहीं, आप टाइप नहीं हो पाए, तो इनको हम यहाँ से क्या किस तरीके से याद रखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो समझते हैं कि प्लुस स्वर क्या होते हैं। बे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का, बे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है या 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। हालांकि हिंदी में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते, जो प्राचीन या जो तत्सम शब्द हैं या संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, उनके साथ ही प्रयोग करते हैं, हर शब्द के साथ भी नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा शब्द लिखें, हम एक शब्द लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे ओम, जैसे ओम लिखा, अब ओम में ये जो आया है ये क्या, त्रैमात्रिक स्वर है। और त्रैमात्रिक स्वर के पहले ये कंडीशन और याद रखना कि त्रैमात्रिक स्वर के पहले जब भी कभी, त्रैमात्रिक स्वर के पहले जब भी कभी कोई स्वर आता है तो उसमें सामान्यता से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। कितना समय लगेगा? 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ये बात हमें यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे की बात देखो, अब कुछ उदाहरण समझ लो, ठीक है। वैसे लुप्त का अर्थ समझ लो, लुप्त मान होता है गायब,
हटाया हुआ, उछला हुआ, ठीक है। त्रिमात्रिक का अर्थ हो गया 3 मात्राओं का समय। अब जैसे उदाहरण लिखने अपन जैसे उदाहरण की बात कर रहे हैं तो अपन अभी बात किए थे जैसे ओम, ठीक है। अब राम का नाम ले रहे हैं तो राम। अब इस प्लस स्वर के बाद ये जो दीर्घ स्वर का मात्रा का प्रयोग किया है तो ये स्वर है। अब यहाँ पे समय सामान्यतः से ज़्यादा लगेगा तो राम थोड़ा खींच के बोलेंगे। ए लड़के, तो अब ए के बाद थोड़ा समय लग रहा है, ए लड़के। तो ये क्या, ये सभी प्लस स्वर हैं। तो प्लस स्वर का आप लोग साइन जरूर याद रखिएगा, किस तरीके का साइन बनाया जाता है, तो ये आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। अब जैसे बात करें कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों को हमने विभाजित किया है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे बात करें कि कंठ तालव्य क्या है, तालव्य स्वर क्या है, ओष्ठ स्वर क्या है, मूर्धन्य स्वर क्या है, समझते हैं कि करके आ, छोटा आ और बड़ा आ, इनका उच्चारण स्थल कंठ से होता है, गले से होता है। थोड़ा सा हाथ रख के देखेंगे समझ में आएगा। तालव्य की बात करते हैं, तालु से जीभ जो लगती है तो छोटी ई और बड़ी ई जीभ थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, ई तालु की तरफ जाती है। तो ये दोनों हमारे कैसे स्वर बन जाते हैं, इनको कहते हैं तालव्य स्वर। क्या कहते हैं, तालव्य स्वर कहते हैं। उ जब हम इनको बोलते हैं उ को तो हमारे होठों की आकृति बदलती है, माने होठों पर प्रभाव पड़ता है, तो ये कहलाते हैं ओष्ठ स्वर। मूर्धन्य री जब री बोलते हैं तो जीभ ऊपर एकदम खड़ी होती है, री बोल के देखें जरा री, तो उस स्थान को जो खाली सा स्थान है, मुक्का ऐसा स्थान जो रहता है, ये वाला स्थान, इसको हम कहते हैं मूर्धा, ठीक है। तो अब ये बात भी हम यहाँ से याद रखेंगे कि री कैसा स्वर है, मूर्धन। कंठ तालव्य, अब ए आई कंठ के साथ साथ जीव तालु की तरफ जाती है। ए आई बोलेंगे तो बोलने से हमको ये समझ में आएगा कंठ के साथ साथ तालु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कंठ ओष्ठ, क्या है ये, कंठ ओष्ठ है। कंठ ओष्ठ ओ औ कंठ, देखो आ और आ मिलकर के कहना कि दोनों मिलकर के बने आ से, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ, क्योंकि अभी बात बताएंगे आपको, ये संयुक्त स्वर जो बताए थे ए आई ओ औ कैसे बनते हैं, तब हम समझेंगे यहाँ से। तो अब जरा समझना कि कंठ के साथ साथ होठों की आकृति भी बदलती है ओ औ के उच्चारण में, इसलिए हम इनको क्या भी कहते हैं, कंठोष्ठ स्वर भी कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, मूर्धन क्या है, तालव्य क्या, ये बताया है। मुंह के भीतर जो ऊपरी भाग होता है छत का। अब छत मतलब ये नहीं समझना घर की छत, मुंह के ऊपर का ऊपरी भाग, ठीक है। जैसे बात करें, ये मानो कि हमने मुंह की संरचना एक बनाई, एक इस प्रकार की संरचना बनाते हैं जो कहीं ना कहीं मुंह से थोड़ा सा मिला करके देखते हैं। अब ये वाला भाग जो अपना है इसको मूर्धा कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला भाग जो शेष बचेगा ये आपका क्या कहलाता है, ये तालव्य कहलाता है। ये मूर्धा है और ये क्या है, तालव्य है। इस प्रकार से हम यहाँ से याद रखेंगे क्या मूर्धा है क्या स्वर है, क्योंकि आगे चल के हम स्वरों पर इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब याद रखेंगे, उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब देखते हैं कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तब श्वास वायु मुख के किसी विशेष भाग से टकराती है या किसी विशेष भाग से स्पर्श करके निकलती है। तो कौन कौन से भाग से स्पर्श करके निकलती है श्वास वायु, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिएगा, प्रयास करते हैं समझें जरा। जैसे कि बात कर रहे हैं हम इसमें हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर स्वर को 2 भाग में बांटा है। जैसे कि बात करें, एक होते हैं निरनुनासिक और दूसरे होते हैं अनुनासिक। निरनुनासिक तो वे स्वर जिनके उच्चारण में श्वास वायु सिर्फ और सिर्फ मुंह से होकर के बाहर निकलती हो, वे स्वर जिनके उच्चारण में श्वास वायु सिर्फ और सिर्फ मुंह से होकर के बाहर निकलती हो, उनको कहते हैं निरनुनासिक। सभी प्रकार के स्वर इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे स्वर, वे स्वर जिनको बोलते समय श्वास वायु अकेली मुंह से होकर बाहर निकले, नाक का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब निरनुनासिक। और अनुनासिक या चंद्रबिंदु भी इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। आपको बताएंगे अनुनासिक में हम इस प्रकार के साइन का प्रयोग करते हैं सामान्यतः, इसको कहते हैं अनुनासिक। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, छोटा सवाल है, छोटी सी बात याद रखना है, पूछेगा क्या है तो हम इसको बता देंगे साहब ये क्या है, ये हमारा चंद्रबिंदु सामान्यतः हम बोलचाल में कह देते हैं, लेकिन अनुनासिक वास्तविक नाम है। तो इसका परिभाषा क्या बनाएंगे, इसकी परिभाषा वे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है उनको कहते हैं अनुनासिक।
क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो जब भी किसी भी वर्ण के साथ में इस प्रकार से अनुस्वार या हम कहें चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। और जब अनुस्वार और आपके अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता तब वो सभी वर्ण बन जाते हैं निरनुनासिक। इतनी छोटी सी बात हमको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं तब बोलते समय होठों की स्थिति में कुछ बदलाव होता है। होठों की स्थिति में बदलाव होता है तब किस प्रकार का, उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो उनको हम बांट सकते हैं जैसे कि एक तो हो गए अपने अव्रतमुखी स्वर, दूसरे हो गए व्रतमुखी स्वर। आव्रत लिखा है, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लेते हैं, कैसा कि जैसे अपन लिखें यहाँ पे अव्रतमुखी, अपन लिखते हैं अव्रतमुखी। अब जब भी याद रखना हिंदी में जो पहला वर्ण है अ उपसर्ग है वो हमेशा नकारात्मक अर्थ देता है। कैसा अर्थ देगा, नकारात्मक अर्थ देता है। तो क्या याद रखना है कि व्रत माने होता है, व्रत माने सर्कल या गोल। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में होठ की आकृति कैसी ना हो, गोल ना हो, उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं व्रतमुखी। क्या कहते हैं, व्रतमुखी। और जिनमें होठों की आकृति लगभग गोल हो जाती है उनको कहते हैं व्रतमुखी। और व्रतमुखी में होठ की आकृति गोल नहीं होगी, व्रतमुखी में होठ की आकृति गोल हो जाती है, ठीक है। अब देखो परिभाषा वही है, जिनकी वर्णों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं बनते अव्रतमुखी, और जिनमें होठों की आकृति गोलाकार हो जाती है व्रतमुखी। अब देखना अ आ ई उ ए ऐ, इनमें किसी प्रकार के उच्चारण में होठों की आकृति हमारी गोल नहीं हो सकती। बोले अ आ ई उ ए उ जैसे बोलेंगे तो याद रखना उ तो होठों की आकृति में बदलाव हो रहा है। तो ये समझना उ आ गया तो अव्रतमुखी में नहीं आएगा, ठीक है। आ गया तो वो व्रतमुखी में नहीं आएगा। ओ औ आ, ये सभी जो हैं ये अपने किस में आते हैं, व्रतमुखी में आते हैं, ठीक है। माने जब इनको बोलते हैं तो होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। तो व्रतमुखी समझ गया, सरल याद रखो, सरल सा तरीका। ओ औ 4 स्वर हैं, आ भी याद रख लो, ठीक है। अब इन्हीं के साथ साथ अब बात आती है कि जब हम कुछ स्वरों को बोलते हैं तो बोलने पर क्या होता है कि जीभ के आधार पर भी हमने इनको बांटा है। जीभ के आधार पर हमने इनको कैसे विभाजित किया है वो समझ लेते हैं। जैसे बात करें कि छोटी संरचना मान लो जीभ की बनाई। अब जीभ का ये अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, ये पश्च भाग हो गया, ठीक है। अब अग्रभाग में जब हम बोलते हैं तब कौन कौन से स्वर हैं, मध्य में कौन कौन से हैं। तो जब हम बोलते हैं तो जीभ के किस स्थान पर प्रभाव पड़ता है या जोर पड़ता है, तो इस बात को भी हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। चलेगा, करते हैं प्रयास इसमें। जैसे कि बात करें कि अब अग्रस्वर की बात करते हैं तो अग्रस्वर में आते हैं ई। थोड़ा सा ध्यान देना, जीभ के अग्रभाग पर, जीभ के अगले भाग पर थोड़ा सा जोर पड़ता है इसको बोलते समय। ई ए आई और ए आई, ये क्या है, हम अपने हैं अग्रस्वर। अकेला अ, छोटा अ आपका है मध्य स्वर। कभी पूछे मध्य स्वर क्या होता है तो अ, और पश्च स्वर कभी पूछेगा, पश्च स्वर पूछता है तो अ, बड़ा आ उ ओ औ, आ उ ओ औ, ये पश्च स्वर होते हैं, जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। तो कभी भी हमसे सवाल पूछ ले इस तरीके से, अग्रस्वर क्या है, मध्य क्या है, पश्च क्या है, तो देखो मध्य में है आ, अग्र में है ई ए ऐ, और पश्च में है अपना आ उ ओ औ। ये क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो होठों की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण कर लिया। अब देखो मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर भी हमने इनको अलग अलग भाग में बांटा है। कौन कौन से भाग में बांटा है तो उनकी बात करते हैं। देखें, जैसे कि बात करें कि हम जब मुंह खुलने बंद होने के आधार पर इनको 4 भाग में बांटा है। पहली बात करते हैं विव्रत, ठीक है। व्रत माने भी यही होता है, मुंह का खुलना, मुंह की आकृति। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता हो तो उनको कहते हैं विव्रत। आ, सर्वाधिक मुख यदि किसी स्वर के उच्चारण में खुलता है तो वो है अपना आ, बड़ा आ, ठीक है। अब देखो विव्रत में तो मुख सर्वाधिक खुला है, अर्ध का मतलब होता है आधा, और विव्रत माने मुख का खुलना, पूरा मुख खुला था विव्रत में। तो अब इसमें क्या होगा, मुख आधा खुलेगा। कैसा मुख खुलेगा, तो बे स्वर जिनके उच्चारण में मुख कैसा खुलता है, आधा मुख खुलता है, उनको क्या कहते हैं, अर्ध विव्रत कहते हैं। जैसे अ, आई, औ, अ, आई, औ, ये क्या कहलाते हैं, अर्ध विव्रत कहलाते हैं। सम्रत,
समृत में मुंह बिल्कुल बंद रहता है, माने वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उनको कहते हैं समृत स्वर। ठीक है, ई उ लगभग मुंह बंद करे इनको हम बोल सकते हैं, वो भी आसानी से। तो क्या याद रखना है, कौन कौन से स्वर हैं समृत में। और अब बात आती अर्ध समृत की। तो अब अर्ध समृत क्या होते हैं, अर्ध माने आधा और समृत माने मुंह का लगभग बंद रहना, माने आधा बंद रहेगा। कैसे, बे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह लगभग आधा बंद रहता है, ए ओ, ये क्या कहलाते हैं, अर्ध समृत कहलाते हैं। तो ये बात हमको यहाँ से याद रखना है कि स्वरों का मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर दो भाग होते हैं, एक तो मुख के खुलने पर और दूसरा मुख के बंद होने पर। ये जो दोनों हम लोग जैसे बात करें कि यहाँ के ये दोनों मुख के खुलने के आधार पर हैं, ये दोनों मुख के बंद होने के आधार पर हैं। ठीक है, इस आधार पर हमने यहाँ पे इनका वर्गीकरण किया है। अगली बात करते हैं। अब देखें इसके बाद जाति के आधार पर सजातीय स्वर क्या है, विजातीय स्वर क्या है। अब यहाँ से हम समझ लेंगे कि संयुक्त स्वर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि संयुक्त स्वर क्या है। अब संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, कैसे जोड़ेंगे उस चीज़ को समझते हैं। जरा देखो, सजातीय स्वर हो गए आ ई उ, ठीक है, विजातीय ए आई ओ औ, ये सभी होते हैं, अभी बात करेंगे। अब जरा समझना संयुक्त स्वरों को भी हम यहाँ से समझ लेते हैं साथ में, कैसे याद रखेंगे। देखो एक छोटा सा अपन इसमें यहाँ पे रे डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये बनाया अपन ने, ये स्वर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम स्वर को दो भागों में बांटेंगे। स्वर को दो भागों में बांटेंगे, एक तो हमारे मूल स्वर हैं, ठीक है, और दूसरा अपने संधि स्वर हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब देखना जरा, अब यहाँ से हम बात करते हैं संधि स्वर के बारे में कि संधि स्वर को हम फिर से दो भागों में बांटेंगे। अब संधि स्वर को फिर से दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन से, एक तो अपने आते हैं दीर्घ स्वर, एक तो दीर्घ स्वर हो गए और दूसरे हो गए अपने संयुक्त स्वर। अब इन दोनों की बात करते हैं, दीर्घ स्वर की और संयुक्त स्वर की। तो देखो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, नाम से समझना, दीर्घ माने होता है बड़ा। जब हमारे मूल स्वर दोनों अ और आ आपस में इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बड़ा आ। अगले जो अपने मूल स्वर हैं छोटी ई और छोटी ई, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बड़ी ई। अगले जो अपने मूल स्वर हैं छोटे ऊ और छोटा ऊ, इनको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये भी बड़ा ऊ। तो ये जो अपने तीनों स्वर बने हैं ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं, ये हैं अपने दीर्घ स्वर। अब एक बात समझना, ये एक बात बताना, आ और आ ये समान है कि नहीं, ये दोनों खंड इनके समान है कि नहीं, समान है। इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, सजातीय स्वर क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सजातीय स्वर। इसलिए याद रखेंगे आ ई उ ये सजातीय स्वर होते हैं, आ ई उ ये तीनों सजातीय स्वर होते हैं। देखो आ ये दोनों समान से मिलकर के बने, छोटा आ से मिलकर बड़ा आ, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, सजातीय कहते हैं। विजातीय क्या होते हैं, या विजातीय कह लो या इनको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। अब कैसे जरा समझना, अब बताना जरा कि यदि हम आ के साथ में ई को जोड़ दें तो बनता है ए, छोटी ए। आ के साथ में हम ए को जोड़ देंगे तो बनेगा आई, क्या बन जाएगा, बड़ी ए भी कहते हैं या आई कहते हैं। तो एक बात बताना, आ और ई ये समान है क्या, नहीं है। आ और ए समान है क्या, नहीं है। तो इन दोनों के मेल से यहाँ पे जो स्वर बन रहे हैं वो अलग और नया स्वर बन रहा है, इसलिए इनको हम विजातीय कहते हैं या विवर्ण स्वर भी कहते हैं। अब वैसे देख लें कि आ के साथ में हम जोड़ें ऊ, आ के साथ में ऊ जोड़ेंगे तो बनेगा ओ, आ के साथ में ऊ जोड़ने से क्या बनता है, ओ बनता है। और अब हम यहाँ पे आ के साथ में क्या जोड़ दें, ओ, तो अब क्या बन जाएगा, अगला स्वर औ बन जाएगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। तो अब जरा बताना, ये आ और ये छोटा ऊ ये समान नहीं है, ये आ और ये ओ समान नहीं है, इसलिए यह भी अपने कहाँ आते हैं, विजातीय विवर्ण स्वर में आते हैं। तो संयुक्त स्वर याद रखेंगे, संयुक्त स्वर सामान्यतः होते हैं ए आई ओ और औ। ये सारी चीज़ें संधि में बहुत मदद करने वाली हैं हमारे लिए। तो ए आई ओ औ कैसे स्वर कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। विजातीय भी होते हैं, ये भी बात याद रखना है। सजातीय आ ई ऊ होते हैं, यहाँ तक ये बात अब यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं, संयुक्त स्वर जब दो भिन्न स्वर मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ये सभी बात यहाँ पे नोट डाउन है तो हम यहाँ से याद रखेंगे, अपन अभी आगे चर्चा करके आए हैं। और याद ये रखना है, सभी स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं, सभी स्वर आपके सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो व्यंजन क्या है,
कि स्वर से संबंधित परिभाषा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की अपेक्षा अधिक श्वास वायु खर्च होती है और लिखने और पढ़ने दोनों के लिए, उच्चारण और लिखने दोनों के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पढ़नी ही पढ़नी है, वह कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजन को हम हल्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्वी कहते हैं। तो ये बात भी याद रखेंगे। आपको ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा कि हम स्वर को क्या कह रहे थे? अच कह रहे थे। तो वैसे ही इनको क्या कहते थे? कहते हैं इनको हम हल्वी कहते हैं। ठीक है। अब याद रखना, शुद्धतम कभी व्यंजन लिखने के लिए दे दे, पूछ ले ऑप्शन में, बताओ निम्न में से शुद्धतम व्यंजन कौन सा है? तो कोई भी व्यंजन हो, जैसे ना लिखा है, का लिखा है, पा लिखा है, ला है। अब इनमें कभी पूछता है शुद्धतम व्यंजन, तो हम शुद्धतम वही बताएंगे जिसके साथ में हलंत का प्रयोग किया गया है, माने स्वर रहित है। तो देखो, स्वर रहित की बात करें तो ये इनको हमने यहाँ पे खंड करके लिखा, न और अ, ये स्वर रहित हैं। जैसे न और अ, यदि हम इनको जोड़ करके लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा, एक ही बात है। लेकिन इसमें क्या स्वर नहीं, इसमें स्वर है, ये शुद्धतम व्यंजन बन गया। ये व्यंजन है लेकिन शुद्धतम व्यंजन ये है। तो ये यहाँ से हम ये कुछ बातें याद रखेंगे। अगली बात करते हैं कि हमारे हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है। कितनी मानी गई? व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। अब क्या है कि हमने वर्तमान या देवनागरी लिपि की बात करें तो वहाँ से 2 व्यंजन वर्णों को हटा दिया है, एक तो ड़ और दूसरा ढ। अब ड़ और ढ को हटा दिया है तो इनको यदि कभी कभी कुछ विद्वान जोड़ लेते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है, 35 हो जाती है। आगे अपन चर्चा करेंगे। अब व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, जैसे स्पर्शी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो इन सब की चर्चा करेंगे। और यहाँ से मोस्ट टाइम सवाल पूछेगा, स्पर्शी व्यंजन की संख्या बताओ, अंतस्थ की संख्या बताओ, कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है और का से लेकर के मा तक होते हैं। इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 11 लावा आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सा 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 हा 4 इनकी संख्या होती है। द्विगुण व्यंजन की अपन अभी बात ही कर रहे थे, ड और ढ, ये क्या कहलाते हैं? आपके ऊष्म द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और श्र, ये आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जरा अब चलते हैं आगे। देखें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ से मोस्ट टाइम परीक्षाओं में से सवाल बनते ही बनते हैं। चलेगा, अब हम इसमें अगली बात करें, जैसे कि स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तब श्वास वायु फेफड़ों से होकर के निकलती है और मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करेगी, या जिह्वा मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करती है। तो ये जिह्वा या श्वास वायु मुख के जिस विशेष भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्पर्शी व्यंजन। क्या नाम रखा गया है? स्पर्शी व्यंजन इनका नाम रखा गया है। नाम के आधार पर काम है। अब इनको अलग अलग वर्णों में बांटा गया। इनकी संख्या, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट टाइम पूछा गया सवाल है। अगली बात देखो, अब हमने इनको क्या है, 5 वर्गों में बांटा है। स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में कौन कौन सा बांटा है? कंठ, ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब हम यहाँ से इन 5 वर्णों को याद रखेंगे। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। ठीक है। अब इनके नाम रखें। जिनका उच्चारण स्थल कंठ होता है उन वर्ग का नाम है कंठ वर्ग। जिनका उच्चारण स्थल तालुस होता है वो तालब या तालु कह लो, मूर्धा कह लो, दंत कह लो, ओष्ठ कह लो, उन्हीं के नाम पर इनका नाम किया गया। अब जैसे बात आती कंठ में, कंठ से हम 5 व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, वो ये है क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। इनको हमें याद रखना है कि ये आपके क्या हैं? कंठ वर्ण हैं। अब 5 अलग अलग वर्ग हैं। इनको हम वर्ग भी कह सकते हैं, का, चा, टा, ता, पा, वर्ग भी कहते हैं। आगे चल के संधि में मदद करते हैं ये हमको बहुत ज़्यादा। ठीक है। तालु क्या होता है? च, छ, ज, झ। हाँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको यहाँ कहते हैं, यहाँ। ठीक है। तो क्या याद रखेंगे? च, छ, ज, झ, यहाँ। मूर्धा में क्या आते हैं? टा, ठा, ड, ढ, ड। दंत में ता, था, दा, ध, न। ओष्ठ में अब देखना कि जब ओष्ठ माने जब इनको हम बोलते हैं तो होठों में मूवमेंट होती है। पा, फा, बा, भा, म। ता वर्ग को बोलें तो जीभ सीधी दांत पे लगती है। ता, था, दा, धा, न। ठीक है। तो टा वर्ग को बोलते हैं तो जीभ सीधी जा करके हमारे मुख के, जीभ सीधी जा करके हमारे मुख के इस वाले भाग को स्पर्श करती, दांत के ऊपर वाले भाग को। टा, ठा, ड, ढ, ण।
अब इसी आधार पर हमने इनको अलग अलग उसमें बांटा है, भाग में बांटा है। यहाँ से ऐसे भी याद रख लो, ये जैसे मान लो ये आप हमारा क वर्ग है, 1 नंबरिंग कर लेते, 2 3 4 और 5। कभी सवाल पूछता है बताओ अल्प प्राण क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, आगे इनको हम परिभाषित करेंगे, लेकिन फिलहाल एक संक्षिप्त तरीके में आप लोग समझ लीजिए कैसे हम इनको याद रख सकते हैं। तो पहली बात ये याद रखो कि 1 3 और 5, 1 3 5 क्या कहलाते हैं, देखो अल्प प्राण लिखा है, अल्प प्राण लिखा है और अल्प प्राण लिखा है, माने स्पर्शी व्यंजन के पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। और वहीं स्पर्शी व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। मोस्ट टाइम के सवाल, एक सरल सा तरीका आपको बता दें। अच्छा, क कभी पूछे क क्या है तो हम बताएंगे अल्प प्राण है, और कभी घ पूछे घ क्या है तो अपन बताएंगे कि महाप्राण है। अब याद कैसे रखना है वो समझो कि यदि हम किसी वर्ण को इंग्लिश में लिखें, अल्फ़ाबेट में लिखते हैं तो का को क्या लिखते हैं, के, ठीक है, खा को क्या लिखते हैं, के एच। तो सबसे सरल तरीका है कि हमारे महाप्राण को अंग्रेजी में लिखने पर एच लिखा जाता है। ये कुछ हद तक हमारे कुछ सवालों को सही करने में मदद करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे छ आपका अपवाद है, छ महाप्राण है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखा जाएगा, सी एच। च हमारा अल्प प्राण है, लेकिन कैसे लिखेंगे, एच। ये अपवाद स्वरूप है। च और दंत सा, इनको हम यहाँ से याद रखेंगे दिमाग में थोड़ा सा, नहीं तो कहीं गलत कर लें। तो याद रखना है कि अल्प प्राण क्या हो गए, अल्प प्राण 1 3 5, और महाप्राण पूछता है तो दूसरा चौथा, नहीं तो आप तो महाप्राण में एच वाला कंसेप्ट याद रखो तो चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी। अघोष, अघोष क्या होते हैं, अघोष होते हैं स्पर्शी व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण, अघोष कहलाते हैं। माने अघोष की बात आती तो ये हो गए, और फिर पूछता है सघोष वर्ण क्या होते हैं, तो ये सभी याद रखेंगे। सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष कहलाते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी बात हम यहाँ से याद रखेंगे। अब आगे की बात करते हैं व्यंजनों के अगले प्रकार की। ये तो स्पर्शी व्यंजन की बात कर ली। स्पर्शी व्यंजन में हमने बात की कि क च ट त प का उच्चारण स्थल क्या है, जिस का वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ होता है, च वर्ग का तालु या तालव्य होता है, टा वर्ग की बात करता है मूर्धा या मूर्धन याद रखो, ता का दंत और दंत याद रखो, पा का ओष्ठ याद रखो, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 25 होती है, तो ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। का से माँ तक ये कुल अपने स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब इनमें एक मैंने आपको बात बता दी, अल्प प्राण और महाप्राण, घोष अघोष, ये भी याद रख लीजिएगा आप। तो हमारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब इसके हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो जैसे प्राणत्व के आधार पर, जैसे अभी बात ही कर रहे थे कि क्या अल्प प्राण है, क्या महाप्राण है, कैसे समझना है, तो वही बात आपको बता रहे थे कि प्राणत्व के आधार पर हमें कुछ याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे। तो महाप्राण क्या होते हैं, महा से याद रखो कि महा माने होता है अधिक या ज़्यादा, और प्राण माने वायु से याद रखो, प्राण वायु से। तो वे वर्ण या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु खर्च होती है उनको कहते हैं महाप्राण। क्या कहते हैं, महाप्राण। और कैसे याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण। ऐसे याद रखो, दूसरा चौथा वर्ण और तीनों सा ह क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम श्वास वायु बाहर निकलती है, उन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास वायु खर्च होती है, उनको क्या कह दिया जाता है, उनको अल्प प्राण कह दिया जाता है। और इनकी संख्या मान लो या ये कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और यारा अलावा क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। ये भी बात हमें यहाँ से याद रखना है, ठीक है मित्रों। तो महाप्राण अल्प प्राण की बात होगी। वैसे महाप्राण में आप तो एच वाला कंसेप्ट याद रखो, अभी बताया, ठीक है। जैसे बात करें कि हमसे कभी परीक्षा में पूछे छ क्या है, तो लिख लो धीरे से सी एच और एच, तो बता देंगे साहब ये एच आ रहा है माने महाप्राण। कभी पूछे जैसे ठ, तो ठ को लिख के देख लो टी एच, ये एच आ गया महाप्राण। कभी पूछे कि बताओ ये मूर्धन्य सा है, ये कैसा अल्पप्राण के महाप्राण, तो बता देंगे एस एच माने एच आ गया महाप्राण है, ठीक है। कभी पूछ ले बताओ ग, तो गा लिखेंगे अकेला जी आएगा, तो ये कौन है, अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से आपको छोटा सा सरल तरीका याद रखना है। फिर बात आती है सघोष और अघोष क्या होते हैं। स माने सहित, घोष माने घर्षण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो, घर्षण भी होता है या घर्षण होता है, स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं, उनको कहते हैं घोष वर्ण।
ठीक है। अब होते कौन कौन से, तो स्पर्शी व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 और यारा लावा। और स्वर क्या कहलाते हैं आपके, आपके सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन का दूसरा, चौथा, तीनों सा। हा याद रखना, हा आपका सघोष वर्ण होता है। हा क्या होता है, सघोष वर्ण होता है, ये बात याद रखेंगे। सघोष में पहला, तीसरा, 1 2 3 यारा लावा, स्वर और हा शामिल होते हैं किसमें, सघोष में। और अघोष में आते हैं स्पर्शी व्यंजन का दूसरा, चौथा और तीनों सा। यहाँ पे एक बात हम यहाँ से याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, गलत ना हो जाए, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की बात करते हैं कि नासिक व्यंजन क्या होते हैं, इनको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब वे वर्ण या पंचमाक्षर भी कह सकते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, पंचमाक्षर, क्योंकि 5वें नंबर पे आते हैं। अब वे वर्ण जिनका उच्चारण करते हैं तब श्वास वायु नाक से होकर के निकलती है, इसलिए हम इनको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है, कौन कौन से होते हैं, नाम याद रखिएगा, अंगा, या, अड़ा, 1 मिनट जरा इसको शुरू से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, अंगा, या, अड़ा, न और मा, ये कहलाते हैं हमारे नासिक व्यंजन। इसको याद रखना, उच्चारण इसका अंगा, या, अड़ा, न, मा। अब तो जरा बचपन की बातें भूल जाओ कि वो तीनों अड़ा खाली थे, भर गए, धीरे धीरे इतना विकास हुआ देश में, हर क्षेत्र में, तो इनमें भी विकास हो गया, भर गए सब। अंगा, या, अड़ा, न, मा क्या कहलाते हैं, नासिक के कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, क्या याद रखना है आपको वो समझ लो कि जब हमारे ये अभी घोषत्व के आधार पर, प्रणात्व के आधार पर व्यंजन की बात हो गई, अब इसके अगले की बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, माने व्यंजन का अगला प्रकार। अब जब हम व्यंजन के अगले प्रकार की बात कर रहे हैं तो अब आपको एक छोटी सी बात ये समझना है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन याद रखो कि वे वर्ण या व्यंजन जब हम उनको बोलते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तब जीभ व्यवस्थित तरीके से किसी भी स्थान को स्पर्श ना करे, हल्का सा या तो उसके पास से होकर के गुजरेगी, मतलब पर्टिकुलर कहीं स्पर्श नहीं करेगी, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। या भीतरी स्थान कहा जाता है वैसे अंतस्थ को, मतलब जीभ भीतर ही घूम करके उनके पास से गुजरती है। अब ये होते कौन कौन से हैं, ये 4 होते हैं, या, रा और ला और वा, ये होते हैं, ठीक है। अब देखो कि यारा लावा ये 4 होते हैं। अब या और वा को कहा जाता है अर्धस्वर, कई बार पूछा गया सवाल है, अर्धस्वर या और वा को कहते हैं। अब अंतर समझना, गई और गई, कौआ कौआ, माने जब कभी भी आप ऐसी स्थिति में आओ तो आप हमेशा स्वर के साथ जाना, आपका सही हो जाएगा वर्तनी के दृष्टिकोण से। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लेखन शुद्धियाँ बहुत करते हैं हम लोग, या और वा अर्धस्वर होते हैं, इस तरीके का सामान्यतः गलत माना जाता है, लेकिन सही है वर्तमान के दृष्टिकोण से, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे थोड़ा सा गलत है, हम भावना समझ जाएंगे। जैसे मान लो गई लिखा, अपन समझ गए चली गई, और फिर गई लिखा, यहाँ पे परमानेंट गई, दोनों जगह गई, लेकिन यहाँ पे गई कैसी गई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे परमानेंट जाने वाली बात है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बात करते हैं रा व्यंजन की। रा को कहते हैं लुंठित या प्रकम्पित, क्योंकि रा बोलते हैं तो जीभ की टोन में कंपन होता है और जीभ बार बार ऐसे लुढ़कती सी है, इसलिए लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन कहा जाता है रा को। ला पार्श्विक व्यंजन, ला, ला बोलेंगे तो जीभ के मुंह में, जब ला बोलते हैं तब ये जीभ जो है हमारे मुंह में ऐसे खड़ी हो जाती है, ऐसे ला, और ला बोलेंगे तो ऐसे खड़ी हो जाती है, तो ये फिर श्वास वायु कहाँ से निकलेगी, उसके बगल से निकलती है। बगल को हिंदी में कहते हैं साइड, जिसको अंग्रेजी में साइड कहा जाता है, उसको हम लोग हिंदी में पार्श्व कहते हैं। साइड को क्या कहते हैं, पार्श्व कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। पार्श्व व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ यारा वा को हम यारा ला वा, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसमें ला हमारा पार्श्व व्यंजन है, ठीक है। अब ये तीनों बातें याद रखना है। या और वा क्या हो गए, अर्धस्वर हो गए, रा लुंठित या प्रकम्पित हो गया, ला पार्श्विक व्यंजन हो गया, ठीक है। उनके बाद बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बारे में। ऊष्म या संघर्षी, संघर्षी माने होता है घर्षण, ऊष्म माने गर्म। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है कि जब चीज़ में घर्षण होगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा को हीट भी कह सकते हैं। अब वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में झंकृत होती हैं या घर्षण होता है, तो क्या होती है, श्वास वायु थोड़ी सी ऊष्म हो जाती है। क्या हो जाती है, श्वास वायु थोड़ी सी ऊष्म हो जाती है, जिस कारण हम इनको, अच्छा घर्षण होता है इसलिए संघर्षी कहते हैं, और श्वास वायु ऊष्म माने गर्म हो जाती है इसलिए इनको ऊष्म भी कह देते हैं। तो ये हैं कौन कौन से, तीनों सा और हा। सामान्यतः हम बोलते हैं ये तीनों सा, शा शा सा, सा शा सा, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब जब हम इस सा का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी तालु पर स्पर्श करना चाहिए, श, तब थोड़ा सा सीटी जैसा
साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है तो हमारा शुद्ध उच्चारण माना जाता है, शक्कर, शक्कर, ठीक है, शहीद। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रखना है। षटकोण, ठीक है, जीभ मूर्धा पे लगनी चाहिए, ये मूर्धन्य सा है, ठीक है। सा, ये दंत सा है, सीता दंत सा है ये, ठीक है। ह, कंठ, काकल्य, स्वरतंत्री, अलीजीवा, अलग अलग नाम से जानते हैं हम इसको। कंठ कहते हैं क्योंकि उसकी जब बोलते हैं तो हमारे कंठ से उत्पन्न होती। काकल्य, कंठ की वास्तविक उच्चारण आजकल है नहीं बोलते, है हा बोलते हैं। तो है बोलेंगे तो कंठ से बोला, हा बोलते हैं तो कंठ के थोड़े से ऊपरी भाग से बोला जाता है, उस स्थान को कहते हैं काकल्य। तो इस प्रकार से हम यहाँ से याद रखेंगे कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन अपने कौन कौन से हैं। अगली बात करते हैं, आगे की बात करें कि अब व्यंजनों के अगले प्रकार की बात करें कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना या जुड़ना, माने कुछ अलग अलग व्यंजन वर्णों को हम आपस में जुड़ के बनाएंगे। अब संयुक्त व्यंजन की कभी संख्या पूछे आपसे, आंसर करेंगे 4, ठीक है। लेकिन देवनागरी के हिसाब से कभी पूछे तो आंसर करेंगे 3, ठीक है। कौन सा नहीं है अभी बताएंगे, ये स्र शामिल नहीं है वर्तमान माने देवनागरी लिपि में, तो वर्तमान में ये शामिल नहीं है, आगे की बात करेंगे। अब देखते हैं जरा कि ये हमारे कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है। तो पहला व्यंजन लेते हैं छ। छ की बात करते हैं, छ। आप इसको ऐसा भी याद रख लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि जब हम छ को समझ रहे हैं तो हम इसको ऐसा लिख लें, क्या इसको आप इंग्लिश में लिख लो, अल्फ़ाबेट में लिख लो, इसको लिखा जाएगा KSH। अच्छा, इस का को हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं मित्रों? क। और इस सा को क्या लिख सकते हैं? सा। अब कौन सा सा? तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब हम छ लिखते हैं तो इसमें मूर्धन्य सा आएगा। क्या आएगा? मूर्धन्य सा आता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अब याद रखना, जो भी संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन वर्ण आएगा वो स्वर रहित होगा। कैसा होगा? स्वर रहित होता है, ये बात आपको याद रखना है। अगली बात देखें जरा, आगे की बात करते हैं। तो क्या याद रखा? छा में कैसे याद रखना है कि छा कैसे बनेगा? छा हमारा बनेगा का के साथ में हलंत लगाएंगे और मूर्धन्य सा। कभी मान लो मूर्धन्य सा में भी हलंत लग के दे देगा तो वो आपको अलग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसको कर देंगे, ठीक है। आधा का, आधा सा, अ को मिला करके भी छा को हम लिख सकते हैं। कभी सवाल आ जाए इस तरीके का कि बताओ, एक मिनट जरा, कभी इस प्रकार का सवाल आ जाए कि ये छा है, अब ये छा है, हमने इसके साथ में हलंत का प्रयोग किया, अब पूछ रहा बताओ कैसे बनेगा, तो हम भी बना देंगे, क्या समस्या है। इसको अपन कैसे बनाएंगे? आधा का और आधा सा, हम भी इसको स्वर रहित कर देंगे, बस हो गया आंसर। हलंत लगा दिया, इसमें भी हलंत, इसमें भी हलंत, तो हमारा अब यहाँ से किसी प्रकार का सवाल गलत नहीं होगा। अब पूछता है बताओ हिंदी वर्णमाला में या शब्दकोश में छा कौन से व्यंजन के बाद आता है? का के बाद आएगा। किसके बाद आता है? पहले का लिखा जाता है तब फिर छा आता है, तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अब वैसी बात करते हैं त्रा के बारे में। अब त्रा को कैसे लिखेंगे? त्रा में तो वैसी स्वाभाविक सी बात है, पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, TRA लिखा अपन ने, त्रा। अब इसको अपन जैसे त्रा लिखेंगे तो इस टी का क्या लिखा जाएगा? इसको ता, हलंत लगाएंगे। आर को क्या लिखेंगे? रा, अपन ने ये बना दिया, आधा ता और रा को मिला करके त्रा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम कभी वही वाला सवाल फिर पूछ ले, कभी त्रा कैसे लिखेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब हम इस चीज़ को समझ गए हैं, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, बन जाएगा अपना आंसर। ज्ञ, ज्ञ कहते हैं इसको, आजकल ज्ञ कहा जाता है। अब देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, ज्ञ लिखा इस तरीके से, इसको कुछ लोग ज्ञ पढ़ते हैं या पुरानी हिंदी में इसको ज्ञ पढ़ा जाता था। अब जैसे इसको ज्ञ लिखा तो इसको हम GYA लिखते हैं, देवना इंग्लिश में क्या लिखते हैं? GYA। अब जी का थोड़ा सा, जी को हम यहाँ से याद रखेंगे, जा से बनाएंगे, वाई को हम यहाँ में बदलेंगे, तो ज, इसको पहले, इसीलिए पहले के लोग क्या पढ़ा करते थे? इसको ज्ञ पढ़ा करते थे, ज्ञ। हम भी आज पढ़ते हैं ज्ञ, और इसको क्या कहते हैं? या। इसको क्या कहा जाता है? या कहा जाता है, इसलिए इसको हम पहले ज्ञ पढ़ते थे। तो याद रखना है ज्ञ कैसे बनेगा, इसमें छूट गया है, इसमें आप याद रखिएगा आधा ज और ये या, ठीक है, तब जा करके ये बात अपनी कंप्लीट होती है। तो हम याद रखेंगे ज्ञ कैसे बनेगा, तो आधा जा के साथ में क्या जोड़ दो? या। यदि हलंत लगा के दे देगा तो हम इसके साथ भी हलंत लगा देंगे, और नहीं दे रहा तो कोई बात है नहीं, फिर कोई दिक्कत वाली नहीं। अगली बात देखो स्रा। अब स्रा की बात आती है, तो स्रा की बात आती है तो ये कैसे? एस इंग्लिश में लिखते हैं, SHR लिखते हैं ये। अब SHR का सा ले लो, सा में याद रखो यहाँ पे आपका मूर्धन्य सा आएगा, ठीक है। अब
आर का ले लो र, स्र, और तो इसके साथ हलंत जोड़ दो तो ये बनेगा श्र। अब ये बात याद रखना है। अब यहाँ से एक छोटी सी बात और याद रखो, जब भी तालव्य सा के साथ में रा जोड़ोगे तो ये लघु इस तरीके का रूप लेगा, रेफरा कहते हैं, और री जोड़ोगे तो ये रूप ले लेगा। जैसे माना हमने ये लिखा आधा सा और री लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर ऐसे हो जाएगा, ये वाला रूप। ये परीक्षा के लिए, लेखन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की बात होगी। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कुल 4, और वर्तमान या देवनागरी के हिसाब से 3। वर्तमान में कौन सा नहीं है तो हम बता देंगे साहब ये नहीं है, ठीक है, स्रा शामिल नहीं है। आगे की बात करते हैं। अगली बात करें व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं। तो व्यंजन गुच्छ भी होते हैं जब दो अलग अलग व्यंजन या भिन्न भिन्न व्यंजन मिलते हैं और उनके मिलने से नया वर्ण बनता है, उनको कहते हैं व्यंजन गुच्छ। अच्छा, छोटी क्लास की बात बताएं, जब कहा करते थे कटे पिटे अक्षर, तो उस प्रकार के जो भी अक्षर आ जाए, आधे अधूरे जुड़े हुए अक्षर आ जाते हैं, वर्ण आते हैं, उनको व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं गुच्छ ही लिख दें। अब गुच्छ लिखा या गुच्छा लिखा तो इसमें क्या है, स्थिति बन रही है आधा चा और छा, माने इनके दो व्यंजन वर्ण के बीच में जब स्वर का अभाव होता है तब बनता है अपना क्या, व्यंजन गुच्छ। इनके बीच में चा और छा के बीच में क्या है, स्वर का अभाव है। तो जहाँ भी दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर का अभाव होता है वहाँ व्यंजन गुच्छ होता है। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं। द्वित्व वर्ण वे होते हैं कि जब किसी व्यंजन वर्ण को एक स्वर रहे तो दूसरा स्वर सहित है उनको जोड़ दें तब व्यंजन गुच्छ बनता है, द्वित्व व्यंजन बनते। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे का और का, ठीक है, कक्का में इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। अपन लिख दें ला और फिर ला। अब लिखें जैसे कल्लू लिख दिया अपन ने। अब यहाँ की जो स्थिति बन रही है ये सभी क्या है, द्वित्व व्यंजन, आधा ला। जैसे उदाहरण देखो, जैसे दिल्ली में आधा ला फिर पूरा ला, उच्चारण में आधा चा फिर पूरा चा, तो ये सभी क्या है, द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। आगत ध्वनियाँ, विदेशी ध्वनियाँ क्या होती हैं उनको समझ लेते हैं। आगत ध्वनियाँ हम उनको भी कह सकते हैं, किनको कह सकते हैं, कि वे ध्वनियाँ जो कैसी हैं, बाहर से आई हैं, विदेशी ध्वनियाँ हैं या हमने कहीं से ग्रहण की हैं, तो हिंदी से संबंधित नहीं है, उनको कहते हैं हम आगत या विदेशी ध्वनियाँ, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं, का, खा, ग, ज, फ, अरबी फारसी से संबंधित हैं, ठीक है, ये सब याद रखना है। जैसे ये सब हिंदी के शब्द लिखें, ये सजा माने सजना, फन माने सांप का फन, खाना माने खाना या भोजन। और यहाँ पे देखो नुक्ता का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा स्थिति बदली जाएगी क्या, जैसे सजा माने दंड, फन माने कला, खाना माने तय खाना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये स्थिति बनती है तो अर्थ बदल जाता है। इसलिए हम याद रखेंगे कि का, खा, ग, ज, फ, आ को भी शामिल कर लेते हैं, का, खा, ग, ज, फ, आ। कभी पूछता है ये कैसी ध्वनियाँ, तो इनको बताएंगे हम अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, उनके साथ में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आदि दो शब्द और बताएं आपको, जैसे एक लिखा अपन लिखते हैं जैसे एक जुबां। अब जुबां लिखेंगे तो जाब के साथ नुक्ता लगेगा जुबां, तब जा करके वो शब्द सही बना जाएगा जुबां, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ये कैसा है, अरबी फारसी का शब्द है। अगली बात करें, जैसे इसमें अब बात आई कि व्यंजन गुच्छ समझ गए, द्वित्व समझ गए, आगत ध्वनियाँ समझ ली हमने। अब इनके बाद आगे की बात करते हैं। अब देखो अयोगवाह क्या होते हैं, जरा इस बात को हम थोड़ा समझ लेते हैं। अयोगवाह क्या हैं, शुरू करते हैं, सुनिएगा जरा। थोड़ा सा हाँ, अयोगवाह हम उनको कह सकते हैं कि अंग और आहा सामान्यतः वही है कि वे वर्ण जिनका लेखन के आधार पर प्रयोग ना तो कैसे करते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में किया जाता है, ना तो स्वर के पहले आते हैं ना व्यंजन के बाद आते हैं। इनका प्रयोग हम दोनों के बीच में किया करते हैं। होते कौन कौन से हैं, तो अब अयोगवाह का भी सवाल पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना अंग, जिनको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, अंग और आहा, अंग की बिंदी कहते हैं, अंग और आहा इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो ये बात थोड़ा सा हम यहाँ से याद रखेंगे, अयोगवाह क्या होते हैं, ठीक है। हालांकि इनको वर्तमान में तीसरे प्रकार के वर्ण की श्रेणी में भी रखते हैं। तीसरे प्रकार के वर्ण माने स्वर, व्यंजन, और तीसरा प्रकार का वर्ण यही होते हैं अयोगवाह, ठीक है। और याद रखना कि अयोगवाह जो हैं कि
अंग की बिंदी को यहाँ से थोड़ा समझ लो, इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कभी भी हमसे सवाल पूछ ले अंग, ठीक है, इनको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अकेले अंग को कभी दे दे पूछे सवाल, इनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहते हैं। आहा को कभी पूछे तो आहा को क्या कहा जाता है? जब बिंदी लगी होगी तो इनको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये भी बात हमें यहाँ से याद रखना है कि अयोगवाह में अंग क्या है, आहा क्या है, लिखा भी है अनुस्वार और विसर्ग। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हमारी परीक्षा के लिए, तो ये सब बातें हमें यहाँ से थोड़ा सा याद रखना है। अगली बात करते हैं कि अब कुछ कुछ उच्चारण पूछता है हमसे कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थल कहाँ से है। तो वो बात हम यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे कि कंठ से हम कौन कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं। कंठ से करते हैं आ और का वर्ग का उच्चारण करते हैं, और हा और अह इनका उच्चारण किया जाता है। छोटा आ, बड़ा आ, का खा गा गा गंगा, ठीक है, हा और आपका अह, इन व्यंजन वर्णों का इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। अब बात आती है कि मूर्धा से कौन कौन का उच्चारण होता है। मूर्धा से रीस का होता है, बता चुके हैं। टा वर्ग का होता है, बता चुके हैं। रा, ठीक है, और आपका मूर्धा सा। अगली बात करें कि साहब आपका ओष्ठ से कौन कौन का उच्चारण होता है। ओष्ठ से उ और पा वर्ग का पूरे का इसका उच्चारण, पा वर्ग है ही ओष्ठ से, उ और पा वर्ग। अब बात आती है कि कंठ तालव्य में ए आई दो ही स्वर हैं, ए आई। कंठोष्ठ में ओ औ, तो हम इनको यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात देखें, जैसे बात करें कि तालव्य में कौन कौन आ जाते हैं। तालव्य में ई, छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग। तालव्य में क्या आ जाएंगे? ई और चा वर्ग और या और सा। बड़े महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि हमारे परीक्षा में कभी पूछे ई का उच्चारण स्थल और ई का उच्चारण स्थल तालु या तालव्य, च वर्ग का तालु से या और तालव्य शा, ठीक है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे दंत का ला आपका दंत से होता है उच्चारण ला। देखना जीभ थोड़ी दांत से लगती है, हालांकि इसको वर्ष में भी शामिल किया गया है। आगे की बात करें, ता वर्ग आपका पूरा शामिल है। दंत सा है ही आपका, दंतोष्ठ में अकेला वाह आता है, वाह, ठीक है। अब देखो ये लिखा है वरस से दंतमूल या मसूड़ा, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, या तो वरस से कह लें, मसूड़ा कह लें, सभी कह लो। अब इसको आप एक सरल तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि नस्ल से याद रखो इनको, इनकी नस्ल बिगड़ी हुई है वरस की, ठीक है। नस्ल ये सभी वरस में आते हैं। नस्ल रा और जा ये सभी क्या है? नस्ल रज, ठीक है, नस्ल रज ये सभी आपको याद रखना, ये वरस से संबंधित है, ठीक है। अब नासिक के क्या होते हैं आप याद रखिए। नासिक मैंने आपको बता दिए, पंचमाक्षर कह लो या नासिक के कह लो, ये सभी बातें मैंने अभी आपको बताई। तो हमें यहाँ से इनके उच्चारण स्थल सभी याद रखना है, कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है। इनके बाद की बात करें, अब जैसे बात आती है कि अब हिंदी वर्णमाला में हमने लगभग कंप्लीट कर ली हैं सारी बातें। अब हम इनका एक वैकल्पिक आपके लिए MCQ तैयार करेंगे, और उसके बाद हम एक बार यहाँ पे थोड़ा सा सतत प्रयास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको हम यहाँ से